जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम बिल्कुल एक नया मौजू पढ़ने चले हैं। जो शुरू के 5 लेक्चर्स थे वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज के थे, उसमें हमने फेल के बारे में पढ़ा था। और कल का जो था लेक्चर उसमें हमने इस्म के बारे में बुनियादी बातें देखी कि वाहिद और जमा या तस्निया में फ़र्क कैसे करते हैं, और इसी तरह मुज़क्कर और मुअन्नस को कैसे पहचाना जाता है। और ये दुरूस ऐसे थे जिनमें कोई बहुत ज़्यादा समझने वाली बातें नहीं। अ, बस ये कि प्रैक्टिस से ताल्लुक था कि कुछ वोकेबलरी सीखी और उनको कैसे बरतना है, उनमें मुख्तलिफ अल्फाज को कैसे बदलते हैं, मुख्तलिफ सीगे कैसे बनते हैं। ये ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जिनका ताल्लुक प्रैक्टिस से था। आज लेकिन जो मौजू पढ़ने लगे हैं वो उसमें ज़रा पहले कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी इसमें प्रैक्टिस तो बाद में आएगी। आज ज़्यादातर बातें वही हैं जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उनको समझना जरूरी है। हो सकता है इसमें कुछ चीजें जैसे खुश्क भी लगे, तो वो चूंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आप कह लें कि अरबी ग्रामर का क्रक्स है बेसिकली। यानी अगर पूरी ग्रामर में हम कहें कि एक कॉन्सेप्ट कौन सा है अरबी ग्रामर का जो यूनिक है, या जिस पे पूरी अरेबिक लैंग्वेज बेस करती है, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट है जो आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये अरबी का बहुत बड़ा इम्तियाज भी है, जिस वजह से अरबी दूसरी जबानों से मुख्तलिफ है। वो बेसिकली एराब का कॉन्सेप्ट है, तो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो ये हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये इल्म नहव का मौजू है। अभी तक जो पहले की हमने चीज़ें पढ़ी थी वो इल्म सर्फ से डिस्कस थी। हमने शुरू में पहले दिन बात की थी कि हम कवायद को दो हिस्सों में जैसे पढ़ते हैं। सर्फ वो इल्म है जिसमें आप लफ्ज से मुताल्लिका चीज़ें पढ़ते हैं, नहव वो है जिसमें जुमले के मुताल्लिक पढ़ते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह पहली दफ़ा जुमले के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि जुमला होता क्या है, यानी टेक्निकली हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। फिर जुमले के लिए एक ज़रूरी शर्त होती है जिससे पता चलता है कि कुछ लफ्ज़ जुमले हैं या नहीं है, उसको हम टेक्निकली इस्नाद कहते हैं। तो ये एक इस्तिलाह बोली जाती है, इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। और फिर जो मेन हमारा फोकस है वो एराब के मौजू पे, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वगरना अगर हम इस मौजू को ना समझ पाए तो अरबी जबान पकड़ में नहीं आती। उसके बाद अगर ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है ना, तो आप जितना मर्जी अरसा पढ़ते रहे वो अंदाजे लगा रहा होता है आदमी, लेकिन जुमला आपकी गिरफ्त में नहीं आता जब तक आपको ये ना पता हो कि एराब क्या होता है। क्योंकि ये वो शय है जो अरबी जुमले को गवर्न करती है, ये जो सिस्टम है पूरा है। तो इल्म नहव जैसे कि मैंने अर्ज किया कि ये जुमले का इल्म है। इससे पहले हम इल्म सर्फ की कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं जिनमें लफ्ज़ के बारे में हमने पढ़ा था। इल्म नहव की दो मबाहिस है सबसे अहम, वही दो जो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक है जुमला और दूसरा है एराब। तो पहले जुमला देख लेते हैं। जुमला तो वही हम लोग जानते ही हैं, उर्दू में भी जिस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिससे कोई एक मुकम्मल बात कन्वे हो रही होती है। तो ऐसे अल्फाज जिनसे सुनने वाले को जैसे कोई मुकम्मल बात समझ में आ जाए और आपको मजीद कुछ कहने की ज़रूरत ना हो, वो जुमला है। ठीक है, तो वो तो हम अरेबी में भी जाहिर बात है वैसे ही डिफाइन करते हैं, ये तो यूनिवर्सल है ना। किसी भी जबान में अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मफहूम कन्वे कर रहा हो, जिससे कोई खबर मिल रही है सुनने वाले को, तो उसे हम जुमला कहेंगे। जैसे अली पढ़ता है, खालिद उस्ताद है, महमूद का भाई डॉक्टर है। हर जुमले में कोई एक बात बताई गई। इसके ऑपोजिट हम यूज करते हैं एक लफ्ज जिसे हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस होता है कि कुछ कलिमात आप इकट्ठे इस्तेमाल करें लेकिन उनसे कोई मुकम्मल बात ना पता चल रही हो। जैसे महमूद का भाई, मेहनती लड़का, ये किताब। तो आपने कुछ लफ्ज जोड़ तो दिए, लेकिन उन लफ्जों के इकट्ठे आने से भी अभी भी मुखातब को कुछ समझ नहीं आता कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसमें बेसिकली खबर मिसिंग है ना, आपने कोई बात बताई नहीं। तो वो क्या चीज़ है जो जुमले को जुमला बनाती है और जो मुरक्कब नाकिस को जुमला नहीं होने देती? हम इसके बारे में कहते हैं कि नहीं, महमूद का भाई ये तीन लफ्ज हैं लेकिन ये जुमला नहीं है। मेहनती लड़का ये दो लफ्ज मिलकर जुमला नहीं बन रहे। हाँ, लेकिन ये खालिद उस्ताद है, ये जुमला है। तो बेसिक जो इनमें फर्क करने वाली शय है वो है जिसे हम इस्नाद कहते हैं। तो इस्नाद एक इस्तिलाह है, यानी टर्म बोली जाती है ग्रामर में, हमारे यहाँ उर्दू ग्रामर में भी इस्तेमाल करते हैं।
और अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्नाद का मतलब होता है किसी से कोई बात रिलेट करना या किसी पे कोई जजमेंट देना। जैसे मतलब आप कहते हैं किसी के बारे में कि वो ज़हीन है, ये जजमेंट है। आपने उसके बारे में एक बात की ना, किसी के बारे में एक राय आपने कायम की है। या आप कहते हैं कि अरबी खूबसूरत जबान है। अब इसमें भी आपने स्टेटमेंट दी है, एक आपने जैसे एक राय दी है, अपनी जजमेंट पास की है। तो किसी के बारे में कुछ कहना, इसको हम टेक्निकली, इसके लिए जो इस्तिलाह बोली जाती है वो इस्नाद। लफ्जी मतलब होता है किसी से कोई चीज जोड़ना। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अली सच्चा है, तो मैंने अली से सच्चाई की निस्बत की है। तो ये जो किसी बात की निस्बत है ना किसी की तरफ, कोई बात किसी से रिलेट करना, इसको इस्नाद कहते हैं टेक्निकली। तो बेसिकली जो चीज जुमले को जुमला बनाती है वो इस्नाद है। यानी हर जुमले में जो एक छुपी हुई चीज है, अब हाँ, वो ये कि उसमें दो जो यानी चीजें होंगी, एक शय को किसी दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे या किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे। तो ये जो कहना है ना, कोई स्टेटमेंट देना, कोई जजमेंट पास करना, इसको इस्नाद कहते हैं बेसिकली। ठीक है। अब इससे ये भी समझ आता है कि इसके दो एंड्स होंगे। जब भी हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, तो एक तो वो कोई शय होगी ना जिसके बारे में कोई हम कुछ हमने कहा है कि फुला ऐसा है या फुला ऐसा नहीं है, नफी भी कर सकते हैं किसी चीज की। तो वो जो है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, उसको कहा जाता है मुस्नद इलैह। ठीक है, मुस्नद इलैह, या उसी को हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में बात हुई। और दूसरी चीज जो इस्नाद का दूसरा एंड है, वो आपकी स्टेटमेंट है जो आपने उससे जोड़ी है अपने सब्जेक्ट से ना, उसको हम कहते हैं मुस्नद। ठीक है। तो जुमले जो है बेसिकली इन दो एंड्स में होता है कि एक वो लफ्ज है जिसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं, और दूसरा वो लफ्ज है जिसमें आप कुछ कह रहे हैं उसके बारे में। सही है, जैसे आपने कहा अली सच्चा है, तो यहाँ अली है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सच्चा है ये वो लफ्ज है जिसमें आपने कोई स्टेटमेंट दी है। तो चूंकि अब एक मुकम्मल बयान आ गया इसमें, ये अब जुमला होना क्वालिफाई करता है। और इसमें जो अली है, इसको हम कहेंगे ये मुस्नद इलैह है, यानी सब्जेक्ट है। और जो सच्चा है ये लफ्ज मुस्नद कह रहा है। ठीक है। आगे ये टर्म्स आ रही हैं तो इसको पढ़ भी लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि इस्नाद बेसिकली होता है किसी के बारे में कुछ कहना, कि फुला ये है। जैसे ये कुछ मिसालें देख लेंगे, अली पढ़ता है। अब इस जुमले में आपने अली से एक बात जोड़ दी ना, आपने बयान दिया है कि अली पढ़ता है। तो अली यहाँ सब्जेक्ट होगा या मुस्नद इलैह होगा। पढ़ता है ये मुस्नद है। इसी तरह खालिद उस्ताद है, तो खालिद के बारे में आप बात कर रहे हैं, और उससे किस बात का इस्नाद कर रहे हैं आप, उस्ताद है, ये बात आपने उससे जोड़ी है। महमूद का भाई डॉक्टर है, यहाँ बात हो रही है महमूद के भाई के बारे में, वो सब्जेक्ट होगा। और आप उसके बारे में स्टेटमेंट क्या आपने दी है, वो ये कि वो डॉक्टर है, तो आपने डॉक्टर होने की इस्नाद की है। ठीक है, नहीं ग्रामर की जबान में से कहेंगे कि आपने इस्नाद की है डॉक्टर की महमूद के भाई के साथ। सनद का लफ्ज भी इसी से है, यानी इसी रूप से है बेसिकली। हाँ जी, सही है जी। तो ये हर जुमले में होगा। अब अगर हम मुरक्कब नाकिस लें, जैसे ये ऊपर वाले हैं लफ्ज महमूद का भाई, तो इसमें ये चीज मिसिंग है ना कि आप महमूद का भाई, उसके बारे में आप कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कोई भी जजमेंट आपने नहीं दी कि अच्छा उसको क्या हुआ, या महमूद का भाई कैसा है या कौन है, या मेहनती लड़का। आपने ये दो लफ्ज तो बोले, लेकिन आपने इसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया ना, आपने ये नहीं बताया कि कौन मेहनती लड़का है, इस निस्बत नहीं है इस जुमले में। ठीक है। और ये किताब, अब ये किताब क्या है, आपने कोई भी यहाँ खबर नहीं दी ना, तो इस्नाद मिसिंग है। जहाँ पे वहां जुमला नहीं होगा। और जहाँ पे भी जिन भी लफ्जों को हम जुमला कहते हैं, उनमें जरूर जो आपस में एक यानी चीज है जो उन्हें कनेक्ट करती है उन लफ्जों को, वो इस्नाद होती है। यानी आप किसी के बारे में कुछ कह रहे होते हैं कि वो ऐसा है, तो वो स्टेटमेंट जो है ना, उसको हम बेसिकली इस्नाद कहते हैं। ठीक है। ये बाकी पढ़ लीजिएगा, इसी बात की डिटेल लिख लीजिए। तो इस्नाद जो भी होती है किसी भी जुमले में, उसके दो एंड्स हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया। एक है मुस्नद इलैह, जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो एंड होता है इस्नाद का, यानी जो आपकी असल बात होती है, जो आप कह रहे होते हैं किसी के बारे में, उसको हम कहते हैं मुस्नद,
या उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है। तो प्रेडिकेट वो आपका एंड होता है ना, या वो पार्ट होता है सेंटेंस का जिसमें आप असली बात कर रहे होते हैं कि कोई क्या है, और जिसके बारे में आप कह रहे होते हैं कि फुला ऐसा है, वो सब्जेक्ट है आपका। ठीक है। तो हर जुमले में ये दो चीजें होंगी, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी अल्फाज का मजमुआ तभी जुमला बनता है जब उनमें दो चीजें हों, एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और प्रेडिकेट होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज मिसिंग है तो वो लफ्ज चाहे 10 लफ्ज आप जोड़ के ले आए, वो जुमला नहीं होगा। ठीक है। ये तो आसान बात ही है, बस इसमें लफ्ज कुछ नए होंगे आपके लिए, जैसे इस्नाद की टर्म है, या मुस्नद इलैह या मुस्नद का लफ्ज है, लेकिन कॉन्सेप्ट नया नहीं है, वो जाहिर बात है, हम लोग पहले से वाकिफ हैं इससे। ठीक है। जैसे ये मिसालें पहले भी गुजर चुकी हैं, अली पढ़ता है, खालिद उस्ताद है। इन जुमलों में अगर हम देखें तो मुस्नद इलैह अली, खालिद और महमूद का भाई, ये मुस्नद इलैह है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हैं। और प्रेडिकेट या मुस्नद क्या है? पढ़ता है, उस्ताद है, डॉक्टर है। अब इससे हमें ये भी समझ आ रहा है कि उर्दू में जो मुस्नद होता है, अ, उसके बाद आप है का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या था का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या होगा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इमदादी फेल होता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है, इससे पता चलता है उर्दू में कि जुमला मुकम्मल हो गया है। यानी खालिद का भाई डॉक्टर है, तो है से कंफर्म हुआ ना कि अब जुमला मुकम्मल है, या था या होगा। तो इसके बगैर जुमला हमारे यहाँ हमारी जबान में मुकम्मल नहीं होता। अंग्रेजी में भी ऐसा ही है कि हेल्पिंग वर्ब आप लाते हैं जब ही जुमला मुकम्मल हो पाता, वरना उसके बगैर जुमला आप नहीं मुकम्मल कर सकते। ये चीज़ अरबी में थोड़ी मुख्तलिफ है। अरबी में इस्नाद के लिए कोई लफ्ज नहीं होता, कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसे देख के आपको पता चले कि जुमला मुकम्मल हो चुका है। मतलब जैसे है जो है, इसका इक्विवेलेंट अरबी में क्या है? कुछ भी नहीं है के लिए या इस माह के लिए हमारे पास कोई अरबी का लफ्ज नहीं है। तो अरबी में आपको मतलब कुछ और चीजें होती हैं जिन्हें आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ जुमला मुकम्मल हो गया है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ है ना कि अंग्रेजी में या उर्दू में आप कुछ लफ्जों को देख के पहचान लेते हैं कि यहाँ जुमला बना मुकम्मल या नहीं, अरबी में ये चीज मिसिंग है। ठीक है। तो जैसे है आ रहा है ना हर जुमले के एंड पे, तो यहाँ अरबी में आप इन जुमलों को लेके जाएंगे, वहां ऐसा नहीं। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब देखिए, ये अम, है हाजिल किताब, ये मुरक्कब है, ये जुमला नहीं बनता। और इसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें हाजिल किताब, तो ये होगा ये किताब। अब ये जुमला नहीं है, इसी वजह से जुमला नहीं है कि इसके दो एंड्स नहीं है। इसमें ये किताब, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी ना। हाँ, अगर आप ये कहें कि ये किताब है, फिर वो एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन सिर्फ ये किताब, तो ये तो जुमला बनता ही नहीं है। लेकिन इसके सामने ही आप देखें हाजा किताब, ये मुकम्मल जुमला है। ये किताब है। अब देखने में कोई वाज़ेह फर्क नहीं मालूम हो रहा ना, क्योंकि हाजल किताब भी दो लफ्ज हैं, हाजा किताब भी दो लफ्ज हैं। ये वाले जो लेफ्ट वाले जो जुमले, ये जो दो लफ्ज हैं, ये मुकम्मल जुमला बना रहे हैं। ये किताब है, ये सब्जेक्ट होगा, किताब है मुस्नद है, ये आपकी खबर है बेसिकली। और जो राइट पे जुमला है हाजल किताब, ये किताब, ये जुमला नहीं बन रहा। तो अब ये जरा चीज कंफ्यूजिंग है ना एक नए आदमी के लिए, कि उसे तो दोनों जगह दो ही लफ्ज नजर आ रहे हैं, एक जगह हम इसको जुमला ट्रीट कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं कर रहे, और हमें कोई वाज़ेह फर्क नजर भी नहीं आ रहा। तो बस इस चीज को जहन में रखिएगा कि अरबी में कुछ और फैक्टर्स हैं जिनसे पता चलता है कि जुमला मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। ऐसा कोई लफ्ज नहीं है था या होगा जिससे हम पहचान सकें जुमले को। इसी तरह नीचे की मिसाल है, अल किताब अल जदीद, नई किताब। अब ये दो लफ्ज जुमला नहीं बना रहे। नई किताब, नई किताब क्या है? अगर आप कहें जैसे नई किताब छप गई है, तो फिर तो एक खबर है ना, सिर्फ नई किताब में तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आप ये अगर बोलें अल किताबु जदीद, अब ये मुकम्मल जुमला है। किताब नई है, इसमें आपका एक बयान आ गया, तो यहाँ किताब मुस्नद इलैह और नई मुस्नद है। ठीक है। लेकिन आपको बज़ाहिर देखने में ये लफ्ज कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं लगते, यहाँ पे भी दो लफ्ज आ रहे हैं, यहाँ पे भी दो लफ्ज आ रहे हैं।
तो पता कैसे चलता है कि दो लफ्ज जुमला बन गए या नहीं बने? तो ये इंशाल्लाह आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे अगले असबाक में जुमले के बारे में। तो एक एक जुमला जो है उसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि अरबी में हम कैसे पहचानते हैं जुमले को। तो जो इस्नाद की अलामात उर्दू में या अंग्रेजी में होती हैं, वो अरबी में नहीं होती। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा ध्यान से देखना पड़ता है। इस्नाद का कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुस्नद इले, मुस्नद, ये वाजे हो गया, तो बस आगे चलते हैं। बिल्कुल, जिसकी तरफ निस्बत कर रहे होते हैं या जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में कुछ बताना मकसूद है, वो मुस्नद इले है। और उसको हम इले से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इले का लफ्जी मतलब भी होता है जिसकी तरफ। तो मुस्नद इले वो है जिसकी तरफ इस्नाद की जा रही है, मतलब जिसकी तरफ कोई बात जोड़ी जा रही है कि फुल वो ऐसा है। ठीक है, जो मौजूए गुफ्तगू है बेसिकली, तो वो मुस्नद इले होगा। और मुस्नद वो बात है जो आप किसी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हर जुमले में होती। जी जी प्लीज। ओ, क्या कोई सवाल आए हैं क्या? हम्म। जी, तो आगे अब इसके बाद एराब, जो असल मौजू है, उस पे आते हैं। जो जुमले के हवाले से सबसे अहम डिस्कशन एराब की है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, जिससे हम वाकिफ नहीं है। मतलब जितनी भी जबानें हम लोगों ने पढ़ी हैं या जानते हैं, उनमें दूर दूर तक ऐसी कोई शय नहीं है जैसे अरबी में एराब होता है। ठीक है, तो पहली शय तो वही है कि ये जहन में रखिए कि एराब वो नहीं है जो हम उर्दू में जिस तरह एराब का लफ्ज बोलते हैं, कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाए ना कि इस लफ्ज पे एराब लगाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पे तलफ्फुज उसका बताएं कि जबर कहाँ आएगी, जेर कहाँ आएगा, या पेश कहाँ आएगा। जैसे कहा जाए कि तअल्लुम एक लफ्ज है, उस पे एराब लगाएं, तो हम ते पे जबर लगा देंगे, आइन पे भी जबर, लाम पे शद और पेश। तो हम उर्दू में इस माने में इस्तेमाल करते हैं कि एराब लग गया। लेकिन अरबी में जब हम एराब का लफ्ज पढ़ने जा रहे हैं, तो हरगिज इसका ये मतलब नहीं है। अगर ये मतलब होता तो मैं ये बात तो ना कहता ना कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो हम जानते ही नहीं है। जैसे ये एक बिल्कुल अलग एक चीज है, जो बिल्कुल आप समझेंगे जुमले के हवाले से नई दुनिया है। एराब, अगर हम इस लफ्ज की बात करें, तो ये इसका अपना मानी होता है कोई चीज एक्सप्रेस करना। बेसिकली एराब इजहार को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक और लफ्ज भी यूज होता है ना, खैर वो एक अलग वर्ड है। बहरहाल एराब का मतलब है, जैसे अरबी में एक फ्रेज यूज किया जाता है, एराब माफिज जमीर। उसका मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं इजहार माफिज जमीर, यानी माफिज जमीर का बयान करना। तो एराब भी होता है कोई चीज एक्सप्रेस करना, उसको बयान करना, उसको क्लियर करना। ठीक है, किसी भी चीज को जैसे सामने लाना। तो और वो जो हम उर्दू वाले मानी में बोलते हैं कि तलफ़ुज़ किसी लफ्ज का उसका एराब होते हैं, उसके लिए अरबी में इस्तिलाह यूज की जाती है जब्त। जब्त का जो लफ्ज है ना, जैसे हमारे यहाँ नहीं है कि जब्त रखो या जब्त रखना खुद पे बड़ा काम है, तो वो जो जब्त वाला लफ्ज है, काबू करना, वो जो जब्त अरबी में इस मानी में बोला जाता है कि किसी लफ्ज का जब्त क्या है। इसका मतलब जब आपसे कहा जाए कि भाई इस लफ्ज का जब्त बताइए, अरबी में अगर कहें, तो उस वक्त आप उस पे एराब बताएंगे उर्दू के मानी में, कि अच्छा इस पे जबर ये यहाँ नहीं है, जेर यहाँ नहीं है, पेश यहाँ है। बिल्कुल, वो जो प्रोनाउंस कैसे होगा, एक लफ्ज का तलफ्फुज क्या है, उसके लिए अरबी में हम जब्त का लफ्ज यूज करते हैं। एराब उस मानी में नहीं बोला जाता। ठीक है, अब वो जो एराब होता है किसी चीज को वाजे करना या एक्सप्रेस करना, ये तो इसका अपना मतलब है। ग्रामर में एराब किसे कहते हैं? बेसिकली होता ये है कि अरबी में, जैसे अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब्स ना होने के बराबर है। जैसे है, था, होगा, इसके लिए कोई आपके पास अरबी में लफ्ज नहीं है। और भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बहुत कम है।
اسی طرح جو کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی عربی میں نسبتاً کم ہے. جیسے اردو میں مفعول کے لیے ایک حرف بولتے ہیں کو، جیسے میں نے حامد کو سمجھایا. یا فاعل کے ساتھ ایک حرف بولتے ہیں نے. اب ان سے ہم عموماً نے اور کو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے. اسی طرح کا، کے یا کی، یہ کچھ حروف ہیں جن کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لفظوں میں آپس میں نسبت دی جا رہی ہے یا پوزیشن کا تعلق. اس طرح کا کوئی بھی لفظ عربی میں نہیں ہے. مطلب کا، کے، کی کے لیے یا کو کے لیے یا نے کے لیے کوئی عربی ایکویلنٹ ہے ہی نہیں. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کوئی لفظ عربی میں کیا ہے؟ مطلب جملے میں جب یوز ہو رہا ہے تو اس کا رول کیا ہے؟ مطلب وہ ایز اے سبجیکٹ آ رہا ہے، یا وہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے آبجیکٹ کے طور پہ، یا اگر وہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ پوزیشن شو کر رہا ہے تو کیسے ہم اس کو پہچانیں گے؟ یہاں اب اعراب کا کانسیپٹ آتا ہے، اور بیسیکلی یہ اسی چیز کو اس کمی کو پورا کرتا ہے کہ جو عربی میں ہیلپنگ وربز نہیں ہیں، یا جو اس طرح کے کنیکٹنگ ورڈز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اعراب کا ایک سسٹم ہے پورا، جس کے ذریعے ہر لفظ اپنا فنکشن واضح کرتا ہے جملے میں. تو ہر لفظ آ کے یعنی اعراب کے ذریعے بتاتا ہے کہ وہ اس جملے میں کیا رول پلے کرتا ہے. یعنی وہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا وہ پوزیشن میں ہے. جملے میں جو ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے، وہ عربی میں اعراب سے واضح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو اعراب بولتے ہیں کہ اس سے لفظ بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے جملے میں، کیا بن رہا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے جملے میں ایگزیکٹلی. تو یہ یعنی بیسیکلی لنک ہے اس ٹرم کا اپنے اصل میننگ کے ساتھ. اوریجنلی اعراب کیونکہ اظہار کو کہتے ہیں، ایکسپریشن کو کہتے ہیں. تو جملے میں ایک لفظ کیا ہے وہ اس سسٹم کے ذریعے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے بیسیکلی. وہ واضح کرتا ہے کہ وہ کیا، آپ اس کو کس معنی میں لیں گے جملے میں، ایز اے سبجیکٹ لیں گے یا آبجیکٹ لیں گے. ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ کلیئر ہوگی، لیکن پھر بھی ابھی بھی میرا خیال ہے کنفیوژن ہوگی کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں اعراب کیا ہوتا ہے، تو بیسیکلی اعراب کہتے ہیں چینج کو. جو کسی لفظ کی فارم میں، اس کی شکل میں جو تبدیلی آتی ہے، وہ اعراب. اب لیکن ابھی بھی یہ بات واضح نہیں ہوگی، اس کو میں جیسے تھوڑا سا لمبا کروں گا اس بات کو. عربی میں ایک فینومینن ہے، مطلب جو ہمارے یہاں نہیں ہے. مثلاً اگر اردو میں آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، ہم جو لفظ بولتے ہیں یا انگریزی میں بھی، ہر لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے. کسی بھی جملے میں کوئی بھی لفظ آپ بولیں، جیسے میں نے میز پر کتاب رکھی. اب میں آخری حرف ساکن، نے میں آخری حرف ساکن، میز کا آخری حرف ساکن، پر ساکن، کتاب ساکن. ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ مثال لے لیں، انگریزی میں بھی لے لیں یا اردو میں لے لیں، جو آخری حرف ہوتا ہے اس پہ آپ کوئی زبر زیر پیش نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی لفظ کا آخری حرف ساکن بولتے ہیں. اور کتاب ہمیشہ کتاب ہی بولا جائے گا، قلم کو قلم ہی بولیں گے، کرسی کو کرسی بولیں گے. اس کی کوئی آپ شکل بدلتے نہیں. عربی میں آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا کہ آخری حرف پہ حرکات ہوتی ہیں. کہیں پیش آ رہا ہے، پھر وہ حرکت ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، وہ چینج ہوتی رہتی ہے. کہیں آپ کہتے ہیں کتابن، کتاب نہیں بول رہے آپ سے، مطلب آپ جیسے کہتے ہیں ہاذا کتابن، یہاں اب آپ پیش یوز کر رہے ہیں اس کے آخر پہ. پھر کبھی آپ زبر یوز کرتے ہیں، جیسے قرأت کتابن، کہ میں نے ایک کتاب پڑھی، یہاں اب آپ زبر لے آئے کتاب پہ. اسی طرح کبھی آپ زیر یوز کر لیتے ہیں، قرأت فی کتابن. تو یہ جو چینج آ رہا ہے نا بیسیکلی، کہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اینڈ کو بدل رہا ہے، وہ ایک ہی طرح سے اینڈ نہیں ہو رہا. اس پہ جیسے اردو میں ہے کہ کتاب کتاب ہی ہے. ٹھیک ہے. عربی میں اس طرح نہیں ہم کر رہے، ہم آخری حرف کو بدل رہے ہیں. کہیں اس پہ پیش بول رہے ہیں، کہیں زبر بول رہے ہیں، کہیں زیر بول رہے ہیں. یہ والا جو چینج ہے یہ کیوں آتا ہے؟ یہ چینج بیسیکلی بتاتا ہے کہ کوئی لفظ جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی چینج کو ہم اعراب کہتے ہیں. یہ جو لفظ اپنے اینڈ کو بدلتا ہے نا، اپنی اینڈنگ کو، یہ چینج اعراب. تو ایک لفظ میں اگر کہا جائے کہ اعراب کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب تغیر،
होता है एराब चेंज का नाम। अगला सवाल ये है कि वो चेंज कहाँ आता है, मतलब लफ्ज में कौन से हिस्से में होगा, स्टार्ट में, मिडिल में, कि एंड पे। तो एराब वाला जो चेंज है वो हमेशा एंड में आएगा, एंडिंग चेंज होती है लफ्जों की। ठीक है। उर्दू में सिर्फ कुछ लफ्ज हैं जमा वाले, खास तौर पे जमा के जो लफ्ज हैं उनमें हम कभी कभार चेंज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि लड़कों से कहो, लड़कों से कहो कि बाहर चले जाएं। अब यहाँ हमने लड़कों यूज किया। अब लेकिन कभी आप कहते हैं कि मैंने कुछ लड़के बाहर देखे, यहाँ आप लड़कों नहीं यूज कर रहे, आप लड़के यूज कर रहे हैं, हालांकि दोनों जमा है ना, लड़कों भी जमा है, लड़के भी जमा है। इसी तरह किताबों, किताबें। तो इस तरह का कुछ लफ्जों में जमा में हम कुछ जगह पे चेंज करते हैं। या जमायर में भी, जैसे उन्होंने फरमाया, उन्हें बताओ। तो उन्हों या उन्हें, ये थोड़ा सा हमने बदला। लेकिन ये वाले जो जमा की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको निकाल दे तो बाकी उर्दू में जितना जखीरा अल्फाज है उनमें कोई तब्दीली इस तरह की नहीं आती। हर लफ्ज एक ही फॉर्म रखता है जुमले में, आप उसको जैसे मर्जी यूज करें। ठीक है, मतलब उसका रोल जुमले में बदलने से उसकी शक्ल पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अरेबी में ये चीज़, जैसे कि अभी हमने कुछ मिसालों में भी देखा और वैसे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर लफ्ज़ की एंडिंग हमेशा एक सी नहीं होती, वो बदलती रहती है। तो ये जो चेंज आता है लफ्ज़ की एंडिंग में, उसके आखिरी हिस्से में, इसको एराब कहते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। तो बस अब इस पे जैसे मैं तीन चीज़ें आपने याद रखनी है एराब के हवाले से। पहली बात ये कि एराब चेंज को कहते हैं, तब्दीली को। दूसरी बात ये कि तब्दीली किस हिस्से में होती है, लफ्ज के आखिरी हिस्से में, एंड पे होती है। तीसरी बात ये कि क्यों होती है, या इसका मकसद क्या है। तो वो यही है कि ये तब्दीली जो है ये बताती है कि कोई लफ्ज जुमले में किस हैसियत से इस्तेमाल हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, या उसका फंक्शन या रोल जुमले में है क्या। ठीक है, अब ये मुकम्मल बात है। तो ये तीन बातें, जैसे अगर हम एक जुमले में फ्रेज करें तो हम ये कह सकते हैं कि एराब से मुराद किसी लफ्ज के आखिरी हिस्से का बदलना है, जिसके जरिए वो लफ्ज अपना जुमले में अपनी हैसियत वाज़े करे, अपना किरदार बदले। ठीक है जी। तो बस ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि जो एराब का कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि लफ्ज चेंज होता है, उसके जो एंड वाला पार्ट है और उसमें तब्दीली आती है आखिरी हिस्से में। और क्यों आती है, इसलिए कि उसके जरिए ही वो बताता है कि जुमले में वो क्या है। और जी बिल्कुल, चूंकि अरेबी में उस तरह के कोई अल्फाज नहीं होते इजाफी जिनसे पता चले कि कोई लफ्ज जुमले में क्या बनता है। जैसा कि अभी शुरू में हमने बात की थी ना, कि जैसे उर्दू में ने से हमें फाइल का पता चलता है, को से मफूल का, का के की से पोजेशन का। तो अरेबी में ऐसे लफ्ज नहीं है। तो वो फिर एराब के जरिए ये जो चेंज आता है इससे हमें पता चलता है। यानी हम हर चेंज के साथ कोई स्पेसिफिक फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर किसी लफ्ज के एंड पे पेश होगा तो इससे हम एक स्पेसिफिक मीनिंग लेंगे कि अच्छा ये लफ्ज इस जुमले में ये रोल है इसका। अगर जबर हम देखेंगे तो जबर से भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर किसी लफ्ज के आखिरी पे जेर है तो उसकी भी कोई एक सिग्निफिकेंस है। क्लियर है। तो ये है बस अहम जो मतलब बात जो करनी थी इस हवाले से। एराब तगय्युर है, ये तगय्युर लफ्जों के आखिरी हिस्से में आता है और इसके जरिए लफ्ज जुमले में अपना किरदार वाजे करते हैं। ठीक है। एंडिंग अगर हम कहें कि लफ्ज का आखिरी हिस्सा, उससे क्या मुराद है, तो उसमें आखिरी हर्फ और जो सेकंड लास्ट होता है, इन दो को हम मिला के उसका आखिरी हिस्सा कह रहे हैं, यानी जो एंडिंग है लफ्ज की। कुछ लफ्जों में आखिरी हर्फ में चेंज आता है और कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिनमें सेकंड लास्ट चेंज होता है। जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, कल जो हमने जमा पढ़ी थी ना, उसमें सेकंड लास्ट चेंज हो रहा है, कहीं मुस्लिमून बोल रहे हैं, कहीं मुस्लिमीन बोल रहे हैं। या जैसे उर्दू में भी उन्हों, उन्हें, किताबों, किताबें, तो सेकंड लास्ट बदल रहा है। तो अरेबी में भी कुछ लफ्जों में सेकंड लास्ट बदलता है, कहीं लास्ट बदलता है। तो वो जो तगय्युर है ये वाला, ये एंड वाला पार्ट होगा, यानी आखिरी हर्फ भी हो सकता है, सेकंड लास्ट भी हो सकता है। यहाँ तक तो क्लियर है ना बात। बस इधर एक चीज और भी वाजे कर लें, जैसे शुरू में बात हुई थी कि
जैसे उर्दू में एराब का लफ्ज एक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग में बोला जाता है, तलफ़ुज़ के मानी में। अरबी में एराब उस मानी में नहीं है। ठीक है। इसी तरह इसमें ये बात भी जहन में रखिए कि जो बाज दफ़ा हम लफ्ज़ों को बदलते हैं और उनसे नया लफ्ज बन जाता है, यानी तलफ़ुज़ बदलने से बिल्कुल नया लफ्ज। जैसे हम शुरू में सीगे भी पढ़ रहे थे कि ज़हाबा हमने पढ़ा, तो एक लफ्ज से उसमें हमने कुछ चेंज किया, नया लफ्ज बन गया ज़हाबत। या फिर कुछ चेंज किया तो ज़हाबता बन गया। या कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि वाहिद में आप कुछ इजाफा करते हैं तो तस्निया बनता है, कुछ इजाफा करते हैं तो जमा बनता है। जैसे मुस्लिम है, फिर मुस्लिमान, और जमा में मुस्लिमून। तो जो इस तरह की चेंजेस हैं जिनसे लफ्ज ही बदल जाता है या नया लफ्ज बन जाता है, ये एराब नहीं है। ठीक है। तो एराब एक ही लफ्ज के अंदर वाक़ होने वाला चेंज है, और वो चेंज भी मतलब सिर्फ आखिरी हिस्से में होगा। लफ्जों के शुरू वाले अगर पार्ट में कोई चेंज आ रहा है तो वो नहीं। ठीक है। अब मसलन ज़हाबा है तो ये एक अलग वर्ड है। ज़हाबत को हम एक दूसरा लफ्ज ट्रीट करते हैं। ये एक लफ्ज के दो पार्ट्स नहीं है, ये दो अलग लफ्ज हैं, ज़हाबा और ज़हाबत। इसी तरह मुस्लिम अलग लफ्ज है, वाहिद का सीगा है। मुस्लिमून अलग लफ्ज है, वो जमा का सीगा है। तो यहाँ जब एराब में जो हम चेंज की बात करते हैं, वो एक ही लफ्ज के अंदर वाक़ होने वाला चेंज है। वो ऐसा चेंज नहीं है जिससे लफ्ज ही चेंज बदल जाए, यानी वो कोई नया लफ्ज बन जाए। ठीक है। तो हम जैसे मुस्लिम को डिस्कस कर रहे हैं, तो मुस्लिम ही में चेंजेस आते हैं, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन। ये जो चेंज आ रहा है, लफ्ज उर्दू में पूछेंगे तो ये तीनों लफ्ज क्या है, तो उर्दू में तीनों लफ्ज एक ही है, मुसलमान। ठीक है। तो लेकिन ये अरबी में उसके तीन वेरिएंट्स हैं। इन तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है जुमले में, ये देखते हुए कि वो उसका रोल क्या है। ठीक है। तो जो इस तरह का चेंज है जो एक ही लफ्ज के विद इन हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं एराब। ठीक है। इसी तरह मुस्लिमून, मुस्लिमीन, इस चेंज से लफ्ज नया नहीं हो गया, ये दोनों जमा ही के लफ्ज है ना। हाँ। लेकिन ये वाला जो चेंज है, ये सिर्फ रोल उसका बता रहा है कि रोल चेंज हो गया इस लफ्ज का जुमले में। ठीक है। चलें, एक आध मिनट जरा देख लें इसको। ये एनोटेट कर दिया किसी ने इसको, प्लीज अगर रेज कर लें, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी। हम्म। चले, अच्छी बात। अह, एक सवाल तो नहीं है। अच्छा, कोई सवाल नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर है ना जी। तो बेहतर, फिर आगे चलते हैं। अगर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स का है कोई सवाल तो पूछ लें, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होगी तो फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे ना। अच्छा, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि अरबी में जुमला बहुत छोटा होता है, तो मुख्तसर जुमला आता है उर्दू अंग्रेजी की निस्बत। यानी तर्जुमों में आपने अक्सर देखा होगा कि एक जुमला अरबी में है 5 लफ्ज का या 3 लफ्ज का, दूसरी जबान में हो जाता है तो 10-12 लफ्ज आते हैं। उसकी वजह यही है कि अरबी एराब के जरिए ये जो सिस्टम है ना कि एक लफ्ज अपने एंड को थोड़ा सा चेंज कर देता है, बहुत सारे मानी इसी के जरिए कन्वे हो जाते हैं। तो उसको बहुत से उन लफ्जों की जरूरत नहीं है अरबी को। बिल्कुल, बहुत जामे है इस वजह से कि वो सिर्फ हल्का सा लफ्ज अपनी शक्ल बदलता है तो उसके माना बदल जाते हैं। और जो दूसरी जबानों में हमें कई लफ्ज लाने पड़ते हैं वो चीज समझाने के लिए, वो अरबी में सिर्फ एक थोड़े से चेंज से वो मानी आ जाते हैं। तो चलिए, बेहतर, फिर सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ये जरा जुमले कुछ देखिएगा। अब यहाँ कुछ जुमले जो दिए हुए हैं उसमें एक ही लफ्ज को 3 जुमलों में इस्तेमाल किया जाएगा, और हर जुमले में उस लफ्ज का फंक्शन बदलेगा। हर जगह उसका डिफरेंट रोल है। और जो लफ्ज बेसिकली जिसका रोल चेंज हो रहा है वो बोल्ड हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पे हामिद है। पहला जुमला है कदीम हामिद अल यौम।
हामिद आज आया। दूसरा जुमला है काबल तो हामिदन, मैं हामिद से मिला। तीसरा जुमला है जलस्तु मा हामिदिन, मैं हामिद के साथ बैठा। ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे देखिए, हदर अल मुदर्रिसून, असातिज़ा आए। युहिब्बु तलामीज़ अल मुदर्रिसीन, शागिर्द असातिज़ा से मोहब्बत रखते। और सल्लम तो अलल मुदर्रिसीन, मैंने असातिज़ा को सलाम किया। इसी तरह जलसल वालिदानी मान, के वालिदैन इकट्ठे बैठे। अलल औलाद अन यख्दिमुल वालिदैन, औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। अल हयात तहलु माल वालिदैन, जिंदगी का लुत्फ जो है वो वालिदैन के साथ ही है, उन्हीं के साथ अच्छी लगती है आदमी को। अब इन जुमलों में अगर आप देखें तो हर जगह, जैसे ये जो पहला है, हामिद की एंडिंग चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे पहले वाला जो है, इस जुमले में हामिद के एंड पे पेश आ रहा है ना, आखिरी हर्फ पे। यहाँ हामिद का जो आखिरी हर्फ है उस पे जबर है, और यहाँ जेर है। तो तीनों जगह उसकी एंडिंग डिफरेंट है। अब वही बात जो हम कर रहे थे कि एराब इस चेंज को कहते हैं जो एंड पे आता है। ये चेंज क्या कन्वे करता है, वो ये बताता है कि लफ्ज जो है उसका फंक्शन बदल रहा है। तो इसका मतलब है कि तीनों जगह हामिद का रोल भी डिफरेंट होगा ना, और वो हम समझ भी सकते हैं। जैसे पहला जुमला जो है कि हामिद आया, इसमें हम किसके बारे में कुछ कह रहे हैं कि मनी बात बेसिकली हम किसके बारे में कर रहे हैं, हामिद। तो हामिद सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ यार, ठीक है, वो एज अ सब्जेक्ट। मैं हामिद से मिला, जैसा कि दूसरा जुमला है। अब यहाँ मैं असल में अपने बारे में बता रहा हूँ, तो सब्जेक्ट तो मैं खुद हूँ। मैं मिला। अब असल में तो जुमला मैंने बता दिया कि जी मैं मिला हूँ। उसके बाद मिलने की तफसील में बता रहा हूँ कि मैं किससे मिला हूँ, तो मैं बताता हूँ कि मैं हामिद से मिला हूँ। तो यहाँ हामिद सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आया, यहाँ हामिद ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, वो मफूल बन गया ना। तो उसका रोल बदला है। पहले जुमले में हामिद फाइल था, तो उसको हमने एंड किया था पेश पे। यहाँ वो मफूल है, तो अब उसकी एंडिंग डिफरेंट है, अब वो जबर के साथ आ रहा है। इसी तरह यहाँ हामिद जो आ रहा है वो एक लफ्ज के बाद आ रहा है, मा के बाद। कुछ लफ्ज होते हैं, ये मतलब मा बेसिकली प्रीपोजिशन है। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे अपने बाद वाले लफ्ज पे इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके बाद एक स्पेसिफिक यानी चेंज आता है। या जो उनके बाद वाला लफ्ज होता है वो उनसे एसोसिएटेड होता है लाजमी तौर पे। तो मा भी उन लफ्जों में से है। तो चूंकि यहाँ मा के साथ जो जुड़ के आ रहा है, हामिद अकेले नहीं यूज हो रहा, तो मा की वजह से हामिद एक यानी एक एसोसिएशन में ना, एक ताल्लुक में है। तो फिर उसको एक तीसरा रोल होने की वजह से हमने एक तीसरा एराब दिया, जेर के साथ यूज किया है। तो तीनों जुमलों में हामिद का रोल डिफरेंट है, इसीलिए अकॉर्डिंगली हम उसका जो एंड है वो भी हम बदल रहे हैं, हर जगह उसकी एंडिंग भी डिफरेंट आ रही है। इसी तरह नीचे वाले जुमले, इनमें जो पहला जुमला होगा ना, यानी अगर हम यहाँ से देखें तो ये सारे जुमले, इनमें जो भी लफ्ज हम डिस्कस कर रहे हैं वो फाइल की हैसियत से आ रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट होंगे। इन जुमलों में जो लफ्ज हम डिस्कस कर रहे हैं वो मफूल होंगे। और तीसरे जुमलों में जो लफ्ज आ रहे हैं वो पोजेशन में या किसी भी ताल्लुक में होंगे किसी दूसरे लफ्ज के साथ। ठीक है, तो किसी दूसरे लफ्ज के मतलब इन्फ्लुएंस में होंगे वो। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ देखें कि असातिज़ा आए, यहाँ हम मुदर्रिसून को वाव के साथ यूज कर रहे हैं। युहिब्बु तलामीज़ अल मुदर्रिसीन, यहाँ मुदर्रिसीन या के साथ आ रहा है, इधर भी या के साथ आ रहा है। तो हमने चेंज किया ना, एक जगह एंडिंग उसकी वाव के साथ है, बाकी दो जगहों पे या के साथ है। ये चेंज क्यों है? इसी वजह से कि रोल डिफरेंट है। जहाँ वाव के साथ आ रहा है वहां उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, या के साथ जब आ रहा है तो उसका एक डिफरेंट फंक्शन होगा। ठीक है, अभी बस सिर्फ इसको जरा कॉन्सेप्ट सिर्फ हल्का सा लें, बाकी डिटेल में आगे जाते हैं, देखते हैं कि जेर कहाँ आती है, जबर कहाँ आती है, लेकिन फिलहाल सिर्फ इसको अभी समझ लें मोटा मोटा दे होता क्या है। इसी तरह देखिए कि तीसरा जुमला है वालिदैन। तो यहाँ जब हमने कहा कि वालिदैन बैठे, इधर हम अलिफ के साथ वालिदान यूज कर रहे हैं। अगले दोनों जुमलों में हम या के साथ यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी एंडिंग चेंज हो रही है ना, कहीं अलिफ के साथ और बाकी वाले दो जुमलों में या के साथ। और वजह वही है कि उसका रोल चेंज हुआ बेसिकली।
यहाँ वो फाइल था, पहले जुमले में सब्जेक्ट है, अगले दो जुमलों में वो सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही चीज है जिसे हम एराब कहते हैं, कि जब किसी इसम का जुमले में रोल बदलता है तो उसकी वजह से उसकी एंडिंग भी बदलती है। ठीक है, तो ये जो एंड जो है किसी भी लफ्ज का एंडिंग या एंड पार्ट का बदलना, इसको हम कहते हैं एराब। ठीक है, और ये चेंज कॉरिस्पॉन्ड करेगा उस लफ्ज के फंक्शन को, ये बताएगा कि वो लफ्ज जुमले में क्या है। चलें, अच्छी बात है, आगे चलते हैं फिर। ये वजाहत वगैरह कुछ दी हुई है, ये पढ़ लीजिएगा। एराब के अगेंस्ट एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं बिना। आज मैंने शुरू में जैसे आप लोगों को बताया था कि आज हम पढ़ने वाली चीजें कम है, आज समझने वाली चीजें ज्यादा है, बस वो जरा कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आज देखते हैं। अच्छा, बिना जो है ये एराब का ऑपोजिट है। एराब है ना कि एक लफ्ज चेंज हो उसका एंड पार्ट। बिना ये है कि कोई लफ्ज चेंज ना हो, मतलब उर्दू या की तरह जैसे हम उर्दू में लफ्जों को बोलते हैं तो आखिरी हर्फ नहीं बदल रहे, किताब किताब ही यूज हो रहा है, जुमले में जिस मर्जी हैसियत से है। ये जैसे ऊपर वाले जुमलों में देखें तो हामिद आ जाया, मैं हामिद से मिला, मैं हामिद के साथ, हामिद तो नहीं बदला ना, तीनों जुमलों में हामिद एक ही तरह। तो अगर आप इस तरह यूज करें किसी लफ्ज को अरबी में कि उसका रोल चेंज हो लेकिन उसके एंड जो एंड पार्ट है उसमें कोई फर्क ना आए, इसको हम कहते हैं बिना। तो ये भी होता है, यानी इसका मतलब है कि एराब वाला जो फिनोमिनन है वो अरबी में हर लफ्ज पे नहीं होता। ठीक है, अरबी में चेंज होते हैं अल्फाज, लेकिन हर लफ्ज चेंज नहीं होता। कुछ लफ्ज हैं जो एक ही तरह से यूज होते हैं, तो ये जो एक ही तरह से अल्फाज का इस्तेमाल होना, इसको बिना के आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कौन से लफ्ज चेंज होंगे कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो बिना बेसिकली एराब का ऑपोजिट है कि कलिमा अपने मुख्तलिफ इस्तेमालात में एक ही सूरत पे आए। ठीक है, उसमें चेंज ना आए। जैसे ये देखिए, कदीम हाजा अलियौम, आज ये आया, मतलब किसी की जानिब हम इशारा कर रहे हैं कि ये आदमी आज आया। काबल तू हाजा, मैं इससे मिला। जलस तू मा हाजा, मैं इसके साथ बैठा। तो हाजा आप चेंज नहीं कर रहे, हाजा को तीनों जगह आपने एक ही तरह यूज किया, हालांकि हाजा का रोल चेंज हुआ है, तीनों जगह वो मुख्तलिफ हैसियत से आ रहा है, लेकिन उसकी फॉर्म में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह मन हदारा, मन तंतज़िर, अला मन सल्लम, इसमें मन चेंज नहीं हो रहा, हालांकि मन तीनों जगह उसका रोल डिफरेंट है, लेकिन मन मन ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इसी तरह जलस लजी युदर्रिसुल अरबिया, उहिब्बुल्लज़ी युदर्रिसुल अरबिया, सल्लमतु अलल्लज़ी युदर्रिसुल अरबिया, इसमें अल्लज़ी आप देखें चेंज नहीं हो रहा। जलसल्लज़ी, उहिब्बुल्लज़ी, सल्लमतु अलल्लज़ी, हालांकि अल्लज़ी तीनों जगह डिफरेंटली आ रहा है, लेकिन उसकी फॉर्म नहीं बदल रही, वो एक ही तरह से आता है। तो जो ऐसे मतलब लफ्ज होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो फिक्सिटी के साथ आते हैं, एक ही सूरत में इस्तेमाल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमिनन को बिना। तो एराब है चेंज होना, बिना है चेंज ना होना। लफ्जों का एक ही तरह से यूज होना बिना है, और उनके आखिर का बदलना एराब है। ठीक है, बस अब आगे चलते हैं, इस बात को समेटते हैं। अब जरा वो देख लेते हैं कि कौन से लफ्ज चेंज होंगे कौन से नहीं होंगे। ठीक है, इसमें एक नोट है, ये मैं पढ़ देता हूँ। जो लफ्ज एराब कबूल करता है यानी जो चेंज होता है, उसको बोलते हैं मोरब। मोरब, ठीक है, इसको मुअर्रब नहीं पढ़ना, कुछ लोग इसको मुअर्रब पढ़ते हैं, मुअर्रब एक डिफरेंट इस्तिलाह है। तो ये है मुअर्रब। ठीक है, और जो लफ्ज बिना कबूल करे यानी चेंज ना हो, उसे कहते हैं मबनी। तो ये अब लफ्जों की दो टाइप्स हो गई। मोरब वो लफ्ज है जिसकी एंडिंग चेंज होगी जब उसका रोल चेंज होगा। मबनी वो लफ्ज है जो चेंज नहीं होगा, चाहे उसका फंक्शन बदलता रहे, उसकी सूरत नहीं बदलेगी। जैसे हाजा है, मन है, वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो मबनी है। मोरब वो है जो चेंज करेगा अपने आप को। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन सा लफ्ज चेंज होता है कौन सा नहीं। अस्मा जो होते हैं इस्म, वो बेसिकली मोरब होता है। यानी लफ्जों की तीन किस्में ना कलिमे की, इस्म,
फेल हर्फ हमने शुरू में डिस्कस किया था। इस्म जो है इसमें वो मोरब होता है असलन। ठीक है। हाँ, कुछ इस्म होते हैं जो किसी खास वजह से मोरब नहीं होते, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो कौन से लफ्ज हैं जो मबनी होते हैं। लेकिन वो मतलब तादाद में बहुत कम है, वो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं कि ये 5 तरह के इस्म या ये 6 तरह के इस्म हैं जो चेंज नहीं होंगे, जो मबनी है। बाकी जो भी इस्म होगा वो मोरब है। ठीक है, तो इस्म के लिए आम उसूल क्या है कि वो मोरब है, वो बदलेगा। फेल मबनी होता है, फेल नहीं चेंज होता। मतलब आपने माजी पढ़ा ज़हाबा, तो ज़हाबा में आखिरी हर्फ पे बा ही रहना। ये नहीं होगा कि किसी जुमले में ज़हाबी करें या ज़हाब। और उसकी वजह भी है कि फेल का रोल आप चेंज करते भी नहीं है जुमले में। जुमले में जो डिफरेंट रोल्स होते हैं वो इस्म के होते हैं ना। इस्म कहीं सब्जेक्ट होगा, कहीं ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, फेल ने तो फेल के तौर पे ही आना है उसका तो। हाँ, तो उसमें कोई इस तरह का चेंज आता ही नहीं है, इसलिए फेल मबनी होता है। हाँ, मुजारे जो है उसमें सर्टेन चेंजेस आती हैं, वो डिस्कस करेंगे कि मुजारे आप देखेंगे वो बदलेगा थोड़ा बहुत। और हुरूफ जो है वो बिल्कुल नहीं बदलते, वो भी मबनी होते हैं। जैसे मिन है तो मिन मिन ही रहेगा, फी हमेशा फी ही यूज होगा। तो हुरूफ भी चेंज नहीं होंगे, फेल भी असल में चेंज नहीं होगा। तो आप ज्यादातर जो एराब डिस्कस करेंगे इस्म के हवाले से ही करेंगे। ठीक है, तो एराब का जो मौजू है इसका मतलब है कि बेसिकली इसका ताल्लुक इस्म के साथ है, क्योंकि इस्म ही है जो जुमले में कई हैसियतों से आता है। और सबसे ज्यादा जबान में इस्तेमाल भी हम इस्म को करते हैं। ठीक है, और आपका कोई जुमला ऐसा नहीं होता जो इस्म के बगैर मुकम्मल होता है। तो फेल के बगैर जुमला हो सकता है, लेकिन इस्म के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। खैर, ये वाली जो मैंने बात की कि फेल के बगैर जुमला पूरा हो सकता है, ये सिर्फ अरेबी में ये बात दुरुस्त है। उर्दू या अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। मतलब फेल के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं होता। तो अरबी की बिल्कुल, अरबी के यानी जो कुछ इम्तियाजात हैं या कुछ खूबियां हैं, उनमें से एक बड़ी खूबी ये भी है कि वो बगैर फेल के भी अपना जुमला मुकम्मल कर लेती है, सिर्फ इसम से। ठीक है, तो मतलब जैसे वो सूरह फातिहा में ही अगर देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से मालिकी यौमिद्दीन तक कोई फेल नहीं है। तो लेकिन मुकम्मल बातें, तो इस एतबार से है कि अरबी बहुत चंद लफ्जों में अपनी बात कन्वे कर लेती है। और ये इस एतबार से जैसे उसका इम्तियाज है। तो खैर, इसम हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए उसी में चेंजेस भी सबसे ज्यादा आएंगे, उसके रोल्स चूंकि डिफरेंट होते हैं। बस अब इसको हम एंड करते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं कि जुमले में इसम किस किस तरह से यूज होगा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए। वो जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना, अब यहाँ तक ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई ना कि इराब होता है चेंज। वो चेंज एंड वाले पार्ट पे होगा, क्यों होगा? इसलिए कि लफ्ज अपना रोल चेंज करता है। अब ये देख लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि लफ्ज कई तरह से आता है जुमले में, किस किस तरह से आ सकता है, या एक इसम के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, ये बात कर लेते हैं। तो ग्रामेटिकली कोई भी लफ्ज जुमले में या कोई भी इसम है वो 4 हैसियतों से आ सकता है। ठीक है, कोई सा भी जुमला हो किसी भी जबान का, उसमें जो आप लफ्ज, जितने भी लफ्ज आ रहे हैं उस जुमले के बनाने में, उनको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो लफ्ज होता है वो है मुस्नद इलैह, एक फंक्शन ये है लफ्ज का। दूसरा है मुस्नद, तीसरा है फजला, चौथा है अदात। ठीक है, मुस्नद इलैह अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था जब हमने जुमला पढ़ा था। मुस्नद इलैह होता है, यस, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो सब्जेक्ट है वो मुस्नद इलैह। तो पहली चीज जो है, जो किसी इसम का फंक्शन है, पहला बेसिक फंक्शन तो यही होगा कि वो किसी जुमले में एज अ सब्जेक्ट हो तो। ठीक है, ये सबसे अहम चीज है ना, क्योंकि जुमले में पहली शय तो सब्जेक्ट ही होती है जिसके लिए हम कुछ कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो फंक्शन होता है वो है मुस्नद, जिसमें आप कुछ कह रहे हैं मुस्नद इलैह के बारे में। जैसे आपने कहा कि अली सच्चा है, अली मुस्नद इलैह है, सच्चा ये मुस्नद होगा। ठीक है, तो दो फंक्शंस तो यही हो गए। तीसरा होता है फजला। फजला कहते हैं जुमले में जो इजाफी बातें की जाती हैं, जो तफसील होती है ना,
آپ کی جو اصل بات ہے وہ تو مسند ہے، جو آپ کے اصل اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی جو ڈیٹیل آپ بیان کرتے ہیں اس والے پورشن کو آپ کہتے ہیں فضلہ۔ فضلہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، دو لفظ ہو سکتے ہیں، یا 10 لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ خالد پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ سادہ جملہ ہے، خالد مسند الیہ ہے، پڑھتا ہے مسند ہے۔ ان دو سے کم تو جملہ ہو نہیں سکتا نا، وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، یہ دو تو اسینشیلز ہیں، یہ ہوں گے تو جملہ ہوگا۔ مسند الیہ اور مسند تو ہر جملے میں آنا ہے نا۔ فضلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ خالد کتاب پڑھتا ہے۔ اب یہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، کیونکہ بیسک جو بات ہے وہ یہی ہے کہ خالد پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے یہ اضافی بات ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ کتاب اس جملے میں فضلہ ہے۔ اور فضلہ بہت سارے لفظ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم اس کو مزید ڈیٹیل دے سکتے ہیں کہ خالد روزانہ کتاب۔ اب اس جملے میں روزانہ بھی فضلہ ہے، یعنی زائد معلومات ہے، اور کتاب بھی۔ خالد روزانہ شام کے وقت کتاب پڑھتا ہے، خالد روزانہ شام کے وقت اپنے کمرے میں کرسی پر مطلب جس طرح مرضی جو بھی ڈیٹیل دیں، ڈیٹیل والا جو پورشن ہے اس کے لیے جو ایک لفظ ہم بولتے ہیں وہ ہے فضلہ، ٹھیک ہے۔ مسند الیہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں سبجیکٹ، مسند جو آپ نے بیسک اس کے بارے میں بات کی ہے، فضلہ جو بھی ڈیٹیلڈ انفارمیشن کسی کے بارے میں لے رہے ہیں یہاں تک۔ چوتھی چیز ہوتی ہے ادات۔ ادات وہ لفظ ہوتے ہیں جو جملے میں لنک کرتے ہیں مختلف الفاظ کو، یعنی فضلہ کو ملا رہے ہوں گے مسند سے یا مسند الیہ سے، تو جو کنیکٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی ان کو عربی میں ہم ادات کی ٹرم ان کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ہاں اردو یعنی عربی میں کنیکٹرز اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے، ہاں لیکن کچھ نہ کچھ تو ہیں، عربی میں بھی کچھ نہ کچھ ادات تو یوز ہوتے ہیں۔ ہم۔ اب فضلہ کی بجائے اگر آسان آپ اصطلاح استعمال کرنا چاہیں جو آپ کو یاد رہے تو آپ متعلقات کا لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ متعلق، ٹھیک ہے، فضلہ یا متعلقات۔ متعلقات کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ مسند الیہ کے متعلق جو بھی اضافی بات بتائیں گے نا، وہ متعلقات کے حصے میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ آسان لفظ کر لیں، اضافی بات کر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کسی بھی جملے کو آ، اس طرح سے توڑا جا سکتا ہے، اس میں مسند الیہ ہوگا، مسند ہوگا، یہ دو تو ایسینشیلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بغیر تو جملہ بن ہی نہیں سکتا نا، اس کو ہم اس لیے مطلب یہ الگ کر لیتے ہیں۔ تیسری چیز جو کسی جملے میں ہوگی کسی میں نہیں ہوگی وہ ہے فضلہ۔ یہ ضروری تو نہیں ہے نا، اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں، تو جو اضافی باتیں ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ ادات ہے، ادات بھی مطلب کبھی کبھی آئے گا، ہر جگہ ضروری نہیں ہے۔ اب ادات کو تو ویسے ہی نکالتے ہیں، اعراب کے حوالے سے جو ہمیں جن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے وہ بیسیکلی یہ تین ہی، ٹھیک ہے۔ پہلے حصے میں کوئی بھی اسم کسی جملے میں آ رہا ہے تو یا وہ مستند الیہ ہوگا یا مستند ہوگا، اگر وہ ان دونوں میں سے نہیں ہے تو وہ اضافی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب عرب کرتے کیا ہے کہ یہ دو چونکہ مستند الیہ اور مستند جملے کا ضروری حصہ ہے نا، ان دو کے بغیر تو جملہ نہیں بنتا، ان کو وہ ایک ہی یعنی ایک ہی بریکٹ میں رکھتے ہیں، اور اس کو وہ کہتے ہیں رکن الجملہ۔ یہ جو دو لفظ ہیں نا مستند الیہ اور مستند، اس کو بولا جاتا ہے رکن الجملہ، کہ یہ پلر ہے کسی بھی جملے کا، کہ ان میں سے ایک بھی آپ کم کریں تو جملہ نہیں رہتا نا، ٹھیک ہے۔ تو ایک استعمال آپ کہہ سکتے ہیں میجرلی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ جملے کا اسینشیل پارٹ، اگر ایک لفظ جملے میں مستند الیہ ہے یا مستند ہے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جملے کا اسینشیل پارٹ ہے نا، وہ اس کی لازمی ضرورت ہے۔ ایک فنکشن یہ ہو گیا۔ دوسرا فنکشن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ جملے کا اسینشیل پارٹ نہ ہو، ایڈیشنل انفارمیشن کے طور پہ یوز ہوا ہو۔ دو ہو گئے نا، تو میجر تو یہ دو ہی ہیں، جو وہ جو ڈویژنز ہوتی ہیں، وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ چینجز آتے ہیں، بیسک ڈفرینس یہی ہے۔ ایک استعمال ہے کسی لفظ کا بنیادی استعمال، کہ وہ اس جملے میں ضروری ہو، اس کے بغیر وہ جملہ بن ہی نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے۔
दूसरा इस्तेमाल होता है किसी लफ्ज का इजाफी, आप उसको निकाल भी सकते हैं। अब अरब क्या करते थे कि अगर किसी लफ्ज को वो इसेंशियल पार्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं तो उसकी एंडिंग डिफरेंट रखते थे, अगर वो लफ्ज एडिशनल पार्ट में आ रहा है तो उसकी एंडिंग डिफरेंट रखते थे। तो इसमें बेसिक डिफरेंस ये है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है कि एराब की कितनी टाइप्स होनी चाहिए फिर, यानी ये वो जो डिफरेंट जो हम चेंजेस बात कर रहे हैं कि तो कितनी तरह का होना चाहिए किसी इसम को। दो हिस्सों में ही होता है ना, हाँ, दो हिस्सों में होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरह हमने पढ़ा है। या इसेंशियल होगा या एडिशनल होगा, एक लफ्ज जुमले का या तो जरूरी हिस्सा है या इजाफी हिस्सा है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है लफ्जों की दो एंडिंग्स होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली हम जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लफ्जों में दो ही होती हैं, जैसे वालिदान वालिदैन, दो ही एंडिंग्स, तीन नहीं है। मुस्लिमून मुस्लिमीन, दो ही एंडिंग्स हैं। लेकिन वो वाले लफ्ज हैं जिनके एंड पे जबर जेर पेश आ रहा होता है, उनमें आपने देखा होगा ना कि तीन एंडिंग्स भी आती हैं। किताबुन किताब, जैसे अभी हामिद देखा था, हामिदुन हामिदन हामिदिन। तो फिर सवाल आता है कि तीसरा कहाँ से आ गया? यहाँ तक तो क्लियर है ना, ये दो वाला तो क्लियर हो गया। चले, अच्छी बात है। मैं ऑनलाइन जरा देख लूँ कि सवाल आ रहे हैं या क्या है। काफी जरा मैसेजेस आ रही, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। हो रही है शेयर, अच्छा, चलें, शुक्रिया। अच्छा, सवाल नहीं है, वो अटेंडेंस का है। हाँ भाई, बस आप लोग जरा सिर्फ मुझे बता दें कि समझ आ भी रही है कि नहीं, मतलब मुझे जरा घबराहट हो रही है। आज वाला जो जरा मौजू है ना, वो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जरा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये वो होगा, खुश्क होगा। नहीं, बस जरा बता दें कि समझ तो आ रही है ना, कि मैं अकेले ही अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ। चले, अलहमदुलिल्लाह। चले, अच्छी बात है ये तो फिर। बस अब इसको एंड कर रहा हूँ, मजीद बोझ नहीं डालेंगे आप पे। तो सिर्फ वो जो तीसरे वाला है ना, वो एक्सप्लेन करके मैं इसको बस समेटते हैं फिर। अब हमने ये बात की कि एराब है चेंज जो आता है किसी लफ्ज के एंड पे, और ये इसलिए आता है चेंज के लफ्ज अपना रोल जुमले में बदलता रहता है। तो जुमले में लफ्ज किस किस तरह से यूज होता है, हमने कहा है कि दो मेजर यूजेजेस। एक ये कि कोई लफ्ज जुमले का एसेंशियल पार्ट हो, दूसरा ये कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरी करता हो। ठीक है, तो इस एतबार से लफ्जों की एंडिंग भी दो तरह की होनी चाहिए उसूली तौर पे। लेकिन प्रैक्टिकली लफ्ज तीन तरह की एंडिंग रखते हैं बहुत सारे इसमें। वो जो तीसरी एंडिंग है वो क्यों आई, उसकी वजह यह है कि वो स्पेसिफिकली डिनोट करती है एक खास फंक्शन को, और वो फंक्शन है एसोसिएशन का। वो जो है ना पोजेशन का, अगर एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से किसी ताल्लुक में जुड़ा हुआ है, उसमें कोई पोजेशन है, जैसे हम कहते हैं खालिद का भाई, महमूद का घर, अल्लाह की किताब, तो दो लफ्जों में कोई भी रिलेशन शो किया जा रहा है, वो एक पोजेशन है उनमें। या ये कि कोई लफ्ज किसी दूसरे हर्फ के साथ नथी हुआ हुआ है, जैसे प्रीपोजिशन यूज होती हैं। आप कहते हैं मेज पर, तो पर अलग तो नहीं कर सकते ना मेज से, वरना उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहती। कमरे में, घर से, यानी घर से बाहर जैसे। तो जो इस तरह के फ्रेजेस होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, तो उनमें प्रीपोजिशन और जो इस्म है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उन्हें ब्रेक करेंगे तो बेमानी हो जाएगी बात ना। कुर्सी पर ही बोलेंगे ना, सिर्फ पर तो नहीं बोलेंगे। तो जो इस तरह के लफ्ज हैं जो एसोसिएटेड होते हैं दूसरे लफ्ज से, उनके लिए वो एक तीसरी अलग स्पेशल एंडिंग यूज करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो तीन एंडिंग्स होती हैं अरेबी में, एक एंडिंग डिनोट करेगी इस बात को कि कोई लफ्ज जुमले का इसेंशियल पार्ट है, दूसरी एंडिंग डिनोट करती है इसको कि वो इजाफी है, तीसरी एंडिंग डिनोट करती है पोजेशन को। पोजेशन या एफिलिएशन या एसोसिएशन, जो भी आपको बेहतर लफ्ज लगे, ठीक है, वो किसी भी ताल्लुक को जाहिर करेगी, ये बताएगी कि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से जुड़ा हुआ है। चलें, आज मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। मतलब अगर ये बातें क्लियर हैं तो इस बेस इसी पे है, इसी पे फिर आगे हम फर्दर कुछ चीज़ें जैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हम्म
اچھا ہاں، بس اب یہ آخری میں ایک بات کر دوں، ان یہ جو اینڈنگز ہیں ان کا ایک نام بھی ہوتا ہے، ہر اینڈنگ کا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ نام ہوتا کیا ہے۔ یہ والی باتیں تو میں نے بتا دی ہیں نا، کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، مسند کیا ہوتا ہے، فضلہ کیا ہوتا ہے، ہاں ادات کنیکٹنگ ورڈز ہیں۔ اب وہ جو تین اینڈنگز میں کہہ رہا تھا نا، ایک اینڈنگ ہے جو ڈینوٹ کرتی ہے کہ کوئی لفظ جملے کا اسینشیل پارٹ ہے، یہ والی جو اینڈنگ ہے اس کو بولتے ہیں رفع، یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو اینڈنگ ہے جب کوئی لفظ جملے کا ایڈیشنل پارٹ ہوگا، اس اس کا نام کیا ہوگا، اس اینڈنگ کا نام ہوگا نصب، ٹھیک ہے۔ اور تیسری اینڈنگ ہے جو کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ سے جڑا ہوا آ رہا ہے، یعنی کوئی بھی پوزیشن وغیرہ، اس کی اینڈنگ جو ہوگی اس کو بولیں گے جر۔ یہ تین نام ہیں بیسکلی۔ تو جب بھی ہم بولیں گے کہ کوئی لفظ اگر ہمیں بتانا ہو کسی کو کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس جملے کا اسینشیل پارٹ ہے، یعنی یہ مسند الیہ یا مسند ہے، تو ہم بولیں گے یہ لفظ حالت رفع میں ہے، یا اس لفظ کا اعراب رفع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یوں یعنی بتایا جاتا ہے۔ یعنی اعراب سے یہاں مراد ہوگا کہ اس کا سٹیٹس رفع ہے، تو رفع کا مطلب ہوگا کہ یہ لفظ جملے کا اسینشیل پارٹ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ حالت نصب میں یا اس کا اعراب نصب ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ اس جملے میں ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ حالت جر میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ کسی تعلق میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین نام یوز کیے جاتے ہیں لفظوں کی تین اینڈنگز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم اعراب انہی کو بیسیکلی کہتے ہیں۔ تو اعراب کی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ چلیں اچھی بات ہے، یہاں تک میرا خیال ہے اگر کلیئر ہے تو پھر انشاءاللہ کل آگے اس پہ مزید بات کریں گے۔ اگر ابھی کچھ چیزیں جیسے کلیئر نہ بھی ہوئی ہوں یا کچھ نئے سوال، تو ظاہری بات ہے کچھ آ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں، تو پریشان نہیں ہونا، وہ نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ آج بس یہ تھا کہ اگلی کلاسز کے لیے جیسے کچھ ایک بیس بنانی تھی آج۔ یار یاسر صاحب پہلے تو آپ کے لیے دعا کریں گے، یاسر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میری کڈنی میں پین ہے، اس سے کیا کہہ رہی تھی، پہلے تو دعا کریں گے بھائی کہ وہ پین جو ہے وہ ریلیو ہو۔ اچھا میں بتاتا ہوں، پہلے کچھ لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہینڈ ریز کیا تھا کسی نے؟ ہم؟ چلیں وہ پھر اب سوال نہیں ہے تو اچھا، وہ یاسر صاحب آپ جو کہہ رہے تھے وہ اسے ہم کہیں گے اشعر بعلم فی کلیتی، جب درد بتانا ہو نا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو یہ ایک فریز بس نوٹ کر لیں، آپ کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اشعر، اشعر ہوتے فیل کرنا شعور سے نا، تو اشعر بعلم یعنی یہ ہوگا کہ میں درد محسوس کر رہا ہوں۔ اور پھر آگے کوئی بھی جیسے پارٹ ہے وہ آپ نام لے لیں، جیسے آپ نے کہنا ہے کہ میں اس میں آ، گردے میں مجھے درد ہو رہا ہے، تو فی کلیت، کلیہ کہتے ہیں اس کو، گردے کو۔ اشعر بعلم فی کلیتی، کہ مجھے گردوں میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح اشعر بعلم فی یدی، کہ مجھے اپنے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، اشعر بعلم یوز کرتے ہیں۔ کافی ڈنڈے والی کلیہ، تائی مدبر ہے یہ، کلیہ، کلیتن۔ یار یہ کس طرح کے سوال آنا شروع ہو گئے، کوئی دم بتا دیں۔ نہیں وہ تو آپ کو کوئی دم آتا ہو تو مجھے بھی بتائیں بھائی۔ اور جی کوئی سوال ہے کیا؟ چلے اچھی بات، تو بہتر پہ انشاءاللہ کل آگے کرتے ہیں۔ اچھا جی، نقوی صاحب، سید محمد علی نقوی۔ اچھا آپ کا نقوی صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ لیکچر ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے؟ اچھا میرا خیال ہے آپ کی مجھے میسیجز بھی آئے تھے
अ, मैं करता हूँ इंशाल्लाह, एक कोई वीडियो जैसे बना के शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। जी, कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग में अभी शेयर कर देता हूँ। बेहतर, फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।